Hello बच्चों, I am Manish Misra. Today we are discuss about an important chapter of human physiology, body fluid and circulation. दोस्तों आज की क्लास में हम सभी बड़े ही बेहतरीन तरीके से ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नीट में अच्छा खासा वेटेज है, जो कॉन्सेप्चुअल भी है, डाटा को भी अपने साथ में लेकर के चलता है, ढेर सारे डेटाबेस पे आपको पढ़ने पड़ेंगे और ढेर सारे कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप करना पड़ेगा। बच्चों अगर आपने इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से कर लिया, बेहतरीन तरीके से अगर आपने इसे कर लिया तो मेरी बात मानो, आपके 2 से 3 क्वेश्चन नीट में 100% सही होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके सही होंगे और आपको नंबर मिलेगा, नीट एग्जाम के लिए आप बेहतर करेंगे। बच्चों चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ज्यादा बातें न करते हुए हम चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। चैप्टर है अपना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो मैं पहले चैप्टर का नाम लिखता हूं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। समझिएगा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बच्चों जब हम इस चैप्टर को करते हैं तो बड़े ही समझदारी से इसे हमें करना है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। बच्चों देखो, इसमें पहला आप एक टर्म देख रहे हैं लिखा हुआ है फ्लूइड, तो पहले हम इसके फ्लूइड को पढ़ेंगे। फिर ये चैप्टर बता रहा है कि आपको इसमें सर्कुलेशन पढ़ना होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी जानना पड़ेगा। बच्चों आपको पता है आपकी बॉडी में जो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है वह फ्लूइड कुछ और नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू है। आपकी बॉडी का एक कनेक्टिव टिश्यू जिसे आप क्या कहते हो बच्चों, जिसे आप सिंपली ब्लड के नाम से जानते हो। क्या कहते हो? जिसे आप ब्लड बोलते हो, तो आप कह सकते हैं ब्लड इज एन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। ब्लड फ्लूइड के फॉर्म में हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बच्चों दूसरी बात हमें पढ़ना होगा इस चैप्टर में, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है? तो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में जो रनवे बना हुआ है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है उसी को हम सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सर्कुलेशन कहते हैं। और इस सर्कुलेशन में कुछ कंपोनेंट, बॉडी के कुछ पार्ट्स हेल्प करते हैं सर्कुलेशन में। तो बच्चों कौन कौन से पार्ट अपनी बॉडी में हेल्प करते हैं सर्कुलेशन में? आप कह सकते हैं सर आर्टरीज हेल्प करती हैं, वेन्स हेल्प करती हैं, हार्ट पंपिंग मशीन के फॉर्म में पंप करने में काम करता है, ब्लड को पंप करता है। तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में हार्ट, आर्टरीज, वेन, ये सभी सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। बच्चों इस चैप्टर में पढ़ना हमको सब है, आर्टरीज के बारे में भी पढ़ना है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट से आती है, कैसे वेन्स के बारे में पढ़ना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, हार्ट पंप कैसे करता है, वाल्व काम कैसे करते हैं, राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरीज और लेफ्ट वेन, सारी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, सारे टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा बेहतरीन टॉपिक होने वाला है वो ब्लड है। क्या है बच्चों? ब्लड है। हम अगर बात करें ब्लड क्या है, सिंपली अगर हमसे कोई पूछे कि ब्लड क्या है तो हम कह सकते हैं कि ब्लड इज एन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। ब्लड एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, लेकिन यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्वेश्चन दूसरा यही से राइज हो जाता है कि मेरे भाई कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं ब्लड को? क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि आपको पता है टिश्यू की डिफिनीशन कि ग्रुप ऑफ सेल्स को ही तो कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, या सॉरी ग्रुप ऑफ सेल्स को ही तो आप टिश्यू कहते हो। ढेर सारी सेल्स के जो समूह होते हैं उन्हीं को आप टिश्यू कहते हो। और यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो क्या ब्लड में भी कुछ सेल्स हैं? हाँ बच्चों, ब्लड में भी कुछ टाइप की स्पेशल सेल्स हैं। कौन कौन सी सेल्स हैं? ब्लड में भी कुछ स्पेशल टाइप्स की सेल्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें भी आपकी कुछ स्पेशल सेल्स हैं, जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जैसे कि आपकी डब्ल्यूबीसी, जैसे कि आपकी प्लेटलेट्स, कौन? प्लेटलेट्स। और कौन बच्चों? जैसे कि ब्लड के कंपोनेंट्स में ही प्लाज्मा भी आता है। तो आपको पता हो गया कि ब्लड में कम से कम कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, बिकॉज़ ये ढेर सारी टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए हम ब्लड को भी कहते हैं कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पहले तो हम लोगों ने प्रूव किया कि ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। भाई क्यों कम है? क्यों है बेटा कनेक्टिव टिश्यू? इसलिए कि ढेर सारी सेल्स से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम प्रूव करेंगे कि ब्लड की ओरिजिन कहां से हुई, ब्लड की ओरिजिन कहां से हुई, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैं लिखता हूं कि ब्लड की ओरिजिन कैसे हुई।
तो आपको पता है बच्चों, अपने बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, अपने बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, बोन से लेकर इंटेस्टाइन तक, हार्ट से लेकर बाल तक, नाखून तक, जो भी पार्ट्स हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम 3 स्पेशल प्रकार के लेयर से डेवलप होते हैं। मैंने आपको बताया भी है, आपको बताया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते समय, मैंने बताया था टिश्यू पढ़ाते समय कि जो ब्लड है इसकी ओरिजिन कैसे होती है, बताया था वहां पे, याद करो, आपको याद आना चाहिए। मैंने बताया था बॉडी में 3 स्पेशल टाइप्स की लेयर है, कौन कौन सी हैं? एक को एक्टोडर्मल कहते हो, दूसरे को मेसोडर्मल कहते हो, तीसरी इंडोडर्मल होती है। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं ये इन्हीं तीनों जर्म लेयर से डेवलप होते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। बच्चों अगर हम बात करें कि अपना ब्लड कैसे डेवलप हुआ था, तो ब्लड की ओरिजिन जो हुई थी वो ब्लड की ओरिजिन कैसे हुई थी? तो आप कहेंगे सर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कैसे है ब्लड? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ब्लड जो है इसकी ओरिजिन मेसोडर्म से हुई है, तो इसलिए ब्लड मेसोडर्मल इन ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ब्लड को लेकर के बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ब्लड किस स्टडी को क्या कहते हैं? जब हम ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ ब्लड, ब्रांच विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम ब्लड की स्टडी करते हैं, ब्लड की स्टडी करते हैं, साइंस की उस ब्रांच को क्या कहते हैं जिसमें ब्लड कैंसर के बारे में पढ़ा जाता है, ब्लड कंपोनेंट की स्टडी की जाती है, ब्लड सीरम की स्टडी की जाती है, ब्लड प्लाज्मा की स्टडी की जाती है, ब्लड बैंक में ब्लड की स्टडी की जाती है, उस सब पूरे साइंस को क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं, यहां लिखेंगे अगर हम बात करें आपसे कि ये स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं, तो आप यहां पर बताएंगे सर इसको हिमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हिमेटोलॉजी कहा जाता है, हिमेटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी कहा जाता है। आपको अभी तक मैंने कितनी बातें बताई? ब्लड इज एन कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी बात मैंने बताई कि ब्लड में कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जैसे कि प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इसीलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। बच्चों नेक्स्ट बात अगर हम करें तो नेक्स्ट बात हमारी क्या है कि स्टडी ऑफ ब्लड को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ ब्लड जो है वो मेसोडर्मल होती है, इसलिए हम मेसोडर्मल ओरिजिन कहते हैं ब्लड का। इतनी बातें तो हमें पता होगी ब्लड के बारे में। अब बात क्या करेंगे? अब बात हम करते हैं कि क्या हमारी बॉडी में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है, वॉल्यूम ऑफ, ये जनरल बातें हैं, ये जनरल बातें हैं लेकिन बेटा जानना तो है ही इनको। अब हम बात कर ले अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड की, तो अपनी बॉडी में कितना वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, अपनी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, या मेल और फीमेल बॉडी में वेरी करता है, या मेल और फीमेल बॉडी में वेरी करता है। अगर मेल बॉडी के ब्लड की कंटेंट की बात करें तो आप ये समझेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, अगर मेल बॉडी के ब्लड कंटेंट की बात करें कितना होता है अमाउंट की, तो आप समझेंगे मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में ये वेरी करता है। मेल में अलग होता है और फीमेल बॉडी में, लिखता हूं इधर, फीमेल बॉडी में ब्लड कंटेंट वेरी करता है। तो कितना होता है बच्चों? मेल बॉडी के ब्लड, मेल बॉडी में उसके बॉडी का 8% होता है, उसके बॉडी वेट का 8%। ब्लड कितना होगा? मेल बॉडी के टोटल बॉडी वेट का कितना? टोटल बॉडी वेट का 8% होगा, फीमेल में 7% होगा। तो लगभग अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा बच्चों, वो टोटल वॉल्यूम मेल में लगभग ब्लड का 5 लीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। कितना होता है? 5 लीटर। जबकि अगर हम बात करें फीमेल बॉडी में, तो फीमेल बॉडी में उसके टोटल बॉडी वेट का 7% अप्रोक्सीमेटली 4.5 लीटर आता है। कितना आता है? 4.5 लीटर। तो आपको समझ में आया 4.5 लीटर, 5 लीटर। ये हम लोगों ने बात कर लिया ब्लड की। और दूसरी बात ब्लड के पीएच की बात आती है। फिर अगली बात क्या आती है? ब्लड के पीएच की बात आती है बच्चों कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो हम यहां पर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पीएच ऑफ ब्लड। समझेंगे अगर हम बात करें यहां पे पीएच की,
तो ब्लड का पीएच क्या होता है? तो बच्चों समझेंगे, ये ब्लड आपका आर्टरी से होकर के और वेन से होकर के गुजरता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से होकर गुजरता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से होकर के गुजरता है। बच्चों आर्टरी में इसका पीएच 7.4 के आसपास होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, जबकि वेन्स में 7.2 होता है। कितना होता है? 7.2 होता है। मैंने ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन बताई, किसके बारे में? ब्लड के बारे में। मैंने ब्लड के बारे में आपको जनरल इंफॉर्मेशन बताई। फिर से एक बार निकाल करते हैं। मैंने बताया कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनमें कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया जाता है। दूसरी बात बच्चों, मैंने बताया कि इसकी ओरिजिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर मेसोडर्म से होती है, इसलिए यह मेसोडर्मल ओरिजिन का पार्ट है। तीसरी बात बच्चों, स्टडी, ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी कहते हैं। हिमेटोलॉजी, हीम टर्म आप जानते होंगे, पिगमेंट के लिए यूज किया जाता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ाऊंगा, तो इसलिए हम इसे हिमेटोलॉजी कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड की बात करें तो मेल बॉडी में उसके टोटल बॉडी वेट का 8% होता है, जबकि फीमेल बॉडी में उसके टोटल बॉडी वेट का 7% होता है। इसलिए अप्रॉक्सीमेटली फीमेल बॉडी में 4.5 लीटर के आसपास 4.5 लीटर एंड मेल बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है। ये बेटा जनरल इंफॉर्मेशन है। अब बात करेंगे हम ब्लड के कंपोनेंट्स की। किसकी बात करेंगे? ब्लड के कंपोनेंट्स की। स्लाइड चेंज करते हैं, हम लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। बच्चों आपको पता है कि ब्लड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ चीजों से मिलकर के ब्लड बना है। क्या क्या चीजें हैं ब्लड में? तो बच्चों आपको पता है कि ब्लड में कुछ नहीं, ब्लड सिंपली फ्लूइड नेचर का है, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कितने कितने कंपोनेंट्स से मिलकर के ब्लड बना है। ब्लड में बच्चों दो एलिमेंट स्पेशली होते हैं, एक को आप कहते हो और दूसरे को आप कहते हो फॉर्म एलिमेंट। ये फॉर्म एलिमेंट है और ये जो है आपका क्या है? प्लाज्मा है। और आपको पता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो भी है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बच्चों इधर देखेंगे, प्लाज्मा, अपने ब्लड में दो चीजें होती है, एक प्लाज्मा होता है, दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा का कंटेंट अपनी बॉडी में कितना % होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट का कितना होता है, ये जानना है। तो ब्लड में प्लाज्मा जो होता है बच्चों, वो 55% अप्रोक्सीमेटली होता है। कितना होता है? 55% होता है। जबकि अगर हम बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट की, तो ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट बचा हुआ 45% होता है। 45, क्योंकि आपको पता है ना परसेंटेज निकाल रहे, तो 55% ये हो गया, तो 45% हो गया। दूसरी बात, प्लाज्मा में भी कुछ चीजें पाई जाती हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट के टाइम भी कुछ है। तो हम बात करेंगे कि प्लाज्मा के में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो सिंपली प्लाज्मा में अपने 3 स्पेशल सब्सटेंस पाए जाते हैं। 3 स्पेशल सब्सटेंस, जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या पाया जाता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और क्या पाया जाता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाया जाता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और क्या पाया जाता है इसमें बच्चों? आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ साथ इसी में पाया जाता है वाटर कंटेंट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर कंटेंट पाया जाता है। टोटल 3 सब्सटेंस मिलाकर पाए जाते हैं। तीनों का नंबर पूछा जाता है, कितने कितने अमाउंट में कौन कौन पाया जाता है। बच्चों वाटर कंटेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली, ये आपका जो इसका परसेंटेज है वाटर का, ये 92% के आसपास होता है। कितना? 92% वाटर। ऑर्गेनिक कंटेंट 8 to 9% के आसपास पाया जाता है।
जबकि इनऑर्गेनिक कंटेंट 1% के आसपास पाया जाता है, 0.1। तो आपका 8 to 9% ऑर्गेनिक कंटेंट, वाटर 92% ये पाएंगे। बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है और ये कितने टाइप के हैं? तो बच्चों ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये आप देखेंगे तो ये ब्लड में 3 तरह से पाए जाते हैं। 3 एलिमेंट ऐसे हैं या 3 कंपोनेंट हैं जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट कहा जाता है। मैं बताऊं, एक को आप क्या कहते हैं? एक को आप कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, समझिएगा, इसको आप बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा जो कंपोनेंट है उसको आप बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट जो है इसे आप कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, समझिएगा। ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और इरिथ्रोसाइट, ये 3 एलिमेंट्स हैं। बच्चों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और वाटर मैंने बताया ये इतने इनके परसेंटेज है। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट ये 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। बात करेंगे इरिथ्रोसाइट क्या है, तो आपका पता होना चाहिए इरिथ्रोस मतलब होता है रेड कलर का दिखने वाला कंपोनेंट है। और रेड कलर का दिखने वाला कंपोनेंट है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इट लुक्स लाइक रेड इन कलर। ये कैसा दिखेगा? ये आपका रेड कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा बच्चों? ये रेड कलर का दिखेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल आरबीसी है। क्या है? आरबीसी। जबकि ल्यूकोसाइट जो है ये व्हाइट कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? व्हाइट कलर का दिखता है। और इसका जो सब्सटेंस है मतलब डब्ल्यूबीसी, कौन है? ब्लड कंपोनेंट डब्ल्यूबीसी से कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट जो है हेल्प करता है क्लॉटिंग में। कहां पर हेल्प करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में या कोआगुलेशन में। और एग्जांपल इसका प्लेटलेट्स है। क्या है? प्लेटलेट्स है। तो आपको समझ में आया? थ्रोम्बोसाइट हेल्प इन क्लॉटिंग, एग्जांपल प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट्स व्हाइट इन कलर, एग्जांपल आपका डब्ल्यूबीसी हो सकता है। और इरिथ्रोसाइट्स रेड कलर के होते हैं, इरिथ्रोस का मतलब रेड होता है और एग्जांपल इसका आरबीसी है। तो इसी में मैं आपको ये कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड समझ में आया। अब हम बात करेंगे बच्चों प्लाज्मा की। 55% प्लाज्मा जो है इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या होता है? वाटर आपको बताइए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपोनेंट का जो कंपोनेंट है वो 8 to 9% होते हैं। चलिए लेते हैं हम लोग प्लाज्मा। क्या ऐड करते हैं? अब हम ऐड करते हैं प्लाज्मा। समझिएगा, प्लाज्मा अपने पास कितना है? 55% है ब्लड। कितना है? 55% है। और मैंने बताया इसमें आपको क्या है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। समझिएगा, इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, तो पहले मैं लेता हूं उसका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। प्लाज्मा का इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या क्या है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कुछ चीजें आती हैं लाइक दैट। क्या आता है? जैसे कि आपको इसमें आता है आपका साल्ट आता है और आयंस आते हैं। क्या क्या आता है बच्चों? इसमें आपका साल्ट आता है और आयंस भी आते हैं। साल्ट आता है और आयंस भी आते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं आयंस और इधर लिख लेते हैं हम साल्ट। इसमें 2 चीजें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आती हैं। किसमें? प्लाज्मा में पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आयंस होंगे या तो साल्ट होगा। आयंस होंगे तो कौन कौन सा आयन होगा? तो आयन में आपका इसमें सोडियम हो सकता है, Na, इसमें आपका Cl हो सकता है, क्लोरीन, इसमें हो सकता है मैग्नीशियम, इसमें और क्या हो सकता है? इसी में आपका हो सकता है कैल्शियम। क्या हो सकता है? कैल्शियम आयन हो सकता है। तो आपको समझ में आया कि आयंस में Na, सोडियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है एंड कैल्शियम हो सकता है। ये सभी आयंस हैं। और साल्ट में क्या पाया जाता है? तो अब साल्ट में NaCl और क्या पाया जाता है बच्चों? KCl और पाया क्या जाता है? और भी साल्ट पाया जाता है जैसे कि इसमें NaHCO3 क्या पाया जाता है? NaHCO3 ये क्या है? वर्क एज बफर के फॉर्म में काम करता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 ये वर्क करता है किसके फॉर्म में? बफर के फॉर्म में, बफर की तरह काम करता है पीएच मेंटेन करने के लिए। मैंने बताया था बफर के बारे में आपको रेस्पिरेशन पढ़ाते समय। ये प्लाज्मा 55% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आयंस और साल्ट आएंगे। मैंने बताया आयंस में सोडियम, कैल्शियम या क्लोरीन
ये मैग्नीशियम, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। और साल्ट में NaCl, KCl और NaHCO3 जिसे बेकिंग सोडा के फॉर्म में जानते हैं या पीएच मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो ये प्लाज्मा के कंटेंट हो गए। इसके बाद बच्चों हमने बताया वाटर 92% सिंपल वाटर कंपोनेंट है और ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो 8 to 9% पाए जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेते हैं तो ब्लड प्रोटीन की बात आती है। किसकी बात आती है? इसमें आती है कि ब्लड में क्या क्या और पाया जाता है। तो ब्लड में कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ब्लड प्रोटीन्स पाई जाती हैं। जैसे अब ब्लड में कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं हमको इनको जानना है, समझिएगा। ब्लड में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे क्या क्या पाया जाता है ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन्स में आपकी स्पेशली 3 टाइप की प्रोटीन्स हैं। कितने टाइप की बच्चों? स्पेशल 3 टाइप्स की प्रोटीन्स ब्लड में पाई जाती हैं और इनका स्पेशल वर्क भी है। क्या है? इनका स्पेशल काम भी है, आइए जानते हैं। और अलग अलग जगह पे सिंथेसाइज होती है। नंबर 1 ऐसी प्रोटीन जो सबसे छोटी होती है, नाम है एल्ब्यूमिन। क्या नाम है? एल्ब्यूमिन। दूसरी प्रोटीन जिसे लार्जेस्ट प्रोटीन कहते हैं, नाम है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन नाम है। अगली प्रोटीन जो आपकी ग्लोब्यूलिन सिस्टम या इम्यूनोग्लोबिन को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, नाम है ग्लोब्यूलिन। क्या नाम है? ग्लोब्यूलिन। समझिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड प्रोटीन्स टोटल 3 टाइप का है। इसी प्रोथ्रोम्बिन एंड लिख करके इसमें हम लिख सकते हैं एंड फाइब्रिनोजेन। क्या लिख सकते हैं? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या है? ये भी ब्लड प्रोटीन है और हेल्प क्या करता है? फंक्शन की बात हम करते हैं। हम बता रहे हैं आपको कि आपके ब्लड में स्पेशली ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, जैसे कि ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन क्या है? कहां सिंथेसाइज होती है? क्या फंक्शन होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्लोब्यूलिन कहां पर सिंथेसाइज होती है? क्या इसका फंक्शन होता है? कितने टाइप की होती है? प्रोथ्रोम्बिन से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका वर्क क्या है और कहां ये प्रोड्यूस होती है। तो सबसे बड़ी बात, पहला हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं एल्ब्यूमिन। किसको सेलेक्ट करते हैं? एल्ब्यूमिन को। बच्चों समझिएगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है, ये पहली बात तो इसके बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम नोट करेंगे, इट इज ए स्मॉलेस्ट प्रोटीन। एल्ब्यूमिन क्या है? स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। पहली बात फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात, ये एल्ब्यूमिन जो है ये कहां पर प्रोड्यूस होती है? तो ये प्रोड्यूस होती है प्रोड्यूस्ड इन लीवर। ये लीवर में प्रोड्यूस होती है, लीवर में प्रोड्यूस होती है। तीसरी बात, इसका फंक्शन क्या है? तो बच्चों इसका फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या फंक्शन है? ऑस्मो रेगुलेशन का इसका फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। समझिएगा, ऑस्मो रेगुलेशन, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। इट इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीन, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर। ये लीवर में प्रोड्यूस होती है। 3 चीजें आपको पता है। नेक्स्ट बात करें प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है बच्चों? तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, इट आल्सो हेल्प, ये हेल्प करती है क्लॉटिंग फैक्टर के फॉर्म में काम करती है। कोआगुलेशन किसके फॉर्म में? कोआगुलेशन की तरह या क्लॉटिंग में हेल्प करती है फाइब्रिनोजेन। दूसरी बात, इसे लार्जेस्ट प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लार्जेस्ट प्रोटीन कहा जाता है। ये आपका लार्जेस्ट प्रोटीन है। नेक्स्ट बात बच्चों, इसमें और एक बात आ सकती है कि ये कहां सिंथेसाइज होती है? इट आल्सो सिंथेसाइज इन लीवर। ये भी आपका लीवर में ही सिंथेसाइज होता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन की बात होगी। इसके बाद बात करते हैं ग्लोब्यूलिन की। इज एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन। समझिए, ग्लोब्यूलिन के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों जो ग्लोब्यूलिन है, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आपका ये भी सिंथेसाइज होता है। तो आप लिख सकते हैं कि सर प्रोड्यूस इन लीवर, इट आल्सो प्रोड्यूस इन लीवर, यह लीवर में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट बात क्या और बता सकते हैं? ग्लोब्यूलिन हेल्प एज, वर्कड एज या हेल्प इन। इसमें बेटा पहले तो टाइप जान लेना जरूरी है। इसके टाइप जो है ये 3 टाइप की स्पेशली होती हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा ग्लोब्यूलिन,
बीटा ग्लोबुलिन और फिर इसमें आता है आपका गामा ग्लोबुलिन। क्या आता है? गामा ग्लोबुलिन आता है, गामा ग्लोबुलिन, ऐसे गामा ग्लोबुलिन। तो आपका अल्फा ग्लोबुलिन, दूसरा आपका बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। समझिए, जो इसमें गामा ग्लोबुलिन है ये वर्क करता है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में हेल्प करता है गामा ग्लोबुलिन। तो इसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन के फॉर्म में कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। जो इसमें बीटा ग्लोबुलिन है स्पेशली ये हेल्प करता है बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो बीटा ग्लोबुलिन है या ग्लोबुलिन है, हेल्प इन किसमें हेल्प करेगा? हेल्प इन बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ये आपकी बात है, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको समझ में आया ग्लोबुलिन प्रोटीन का फंक्शन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का फंक्शन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन का फंक्शन। ये बात आपकी हो गई टाइप्स ऑफ प्रोटीन की। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा एल्ब्यूमिन स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन लार्जेस्ट प्रोटीन, इसे फाइब्रिनोजन कहते हैं, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आगे आपका ग्लोबुलिन जो है ये लीवर में सिंथेसाइज होता है और अल्फा बीटा गामा 3 स्पेशल टाइप की ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं, इनको जानना है। ये सारी चीजें अपने ब्लड प्रोटीन्स को लेकर के आपने इतनी इंफॉर्मेशन समझी। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम फॉल्ट एलिमेंट्स की। ये हो गई प्लाज्मा के बाद मैंने आपको बता दिया ब्लड प्रोटीन, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंटेंट। अगला पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं इसमें? अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट इसमें है मैंने आपको बताया फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। समझिएगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये हमारे ब्लड में कितने टाइप के हैं? मैंने आपको पहले बता दिया फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं वो अपने ब्लड में 3 तरह के हैं। एक को इरिथ्रोसाइट्स कहते हो, दूसरे को ल्यूकोसाइट्स कहते हो और तीसरे को आप क्या कहते हो? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हो। तो हम फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहले बात करेंगे आज इरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं क्या? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स समझिएगा, यहां पर हमने पहला पॉइंट लिया इरिथ्रोसाइट्स। क्या लिया? इरिथ्रोसाइट्स। और बच्चों इरिथ्रोसाइट्स के साथ समझना है, इरिथ्रोसाइट्स हमारा पहला पॉइंट है और इसमें हमें समझना है कि इरिथ्रोसाइट्स में पढ़ना क्या है। तो हम जानेंगे बच्चों कुछ नहीं, इरिथ्रोस का मतलब रेड इन कलर। दूसरी बात कलर की बात तो आपको समझ में आ गई और कलर बात समझ में आई तो इरिथ्रोसाइट्स में हमें किसके बारे में पढ़ना है? रेड कलर का कौन होता है? तो आप कहेंगे सर आरबीसी होता है। रेड कलर का क्या होता है? आरबीसी होता है। तो हमें आरबीसी के बारे में पढ़ना है और आरबीसी के साथ साथ हमें कुछ और पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसमें हमें यह पढ़ना है कि इरिथ्रोसाइट्स जो भी है इनमें इनका शेप कैसे होता है, इनकी साइज कैसे होती है, इनका नंबर कितना होता है और ये कैसे दिखते हैं। तो बात करता हूं मैं आपकी सबसे पहले इनका नंबर की। ऐसे कुछ कॉलम बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। हाँ सिंपली यहां पर हम लिख लेते हैं कि ऐसे शेप, एक कॉलम बनाते हैं शेप का, शेप। दूसरा कॉलम बना लेते हैं साइज भी, या शेप के अलावा हम नंबर लिख सकते हैं। नंबर कितना होता है, नंबर कितना होता है। नंबर के बाद हम इसमें एक कॉलम और बना सकते हैं अकरेंस, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में पाया जाता है। और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है तो स्ट्रक्चर की बात भी करते हैं। स्ट्रक्चर, नंबर और शेप। बच्चों आपको पता है कि जो इरिथ्रोसाइट्स हैं इनके शेप की अगर बात करी जाए तो ये बाइकॉन्केव शेप में दिखता है। कैसे दिखता है? सिंपली आप बताएंगे सर बाइकॉन्केव शेप में दिखेगा। कैसे दिखेगा? बाइकॉन्केव शेप में दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात क्यों दिखता है बाइकॉन्केव शेप में? क्योंकि इट हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेल। अगर बाइकॉन्केव शेप में होगा तो ये क्या हेल्प करेगा? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, हेल्प टू इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया। ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलो दो बातें यहां से एक ही लाइन में शेप को लेके समझ में आई। फिर बात करते हैं नंबर्स की। बच्चों आपको पता है कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट में इरिथ्रोसाइट्स है इनके नंबर अप्रॉक्सीमेटली कितने होते हैं? 5.55 पर मिलियन mm क्यूब लिखते हैं, पर mm क्यूब।
समझ लीजिएगा 5.55 पर mm³, 5.55 पर mm³। तो ये हमें जानना है कि इनमें जो 5 मिलियन मतलब 5.55 मिलियन पर mm³ है। बेटा डेटा इसका देखेंगे 5.55 मिलियन पर mm³ पर mm³ 5.55 मिलियन पर mm³। ये क्या है? नंबर है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों जो आरबीसी है ये विदाउट न्यूक्लिएटेड होता है। कैसे होता है? तो यहाँ पे हम पहली बात लिख देते हैं विदाउट न्यूक्लिएटेड। ये विदाउट न्यूक्लिएटेड होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विदाउट न्यूक्लिएटेड है मतलब न्यूक्लियस नहीं है, और विदाउट न्यूक्लिएटेड के साथ है इसमें कोई भी विदाउट न्यूक्लिएटेड एंड विदाउट सेल ऑर्गेनल्स, मतलब इनमें सेल ऑर्गेनल का भी डेवलपमेंट नहीं है और न्यूक्लियस भी नहीं। तो सिंपली ये बात मैं नहीं लिखता हूँ, विदाउट न्यूक्लिएटेड मैंने लिख दिया कि न्यूक्लियस नहीं होते आरबीसी। फिर इसका लाइफ स्पैन की बात अगर हम कर लें तो एरिथ्रोसाइट की लाइफ स्पैन जो होगी, लाइफ स्पैन इसका जो होगा जीवन काल वो 120 दिन के आसपास होता है, 120 डेज होता है। एनसीईआरटी लिखती है कि 120 डेज के बाद ये मैक्रोफेजिक कंडीशन में ब्रेकडाउन होता है और स्प्लीन में किल कर दिया जाता है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। कहां पर ये मारा जाता है? 120 दिन के बाद इट किल या इट ब्रेक डाउन इन स्प्लीन। तो आप यहां लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आ सकता है कि इसे ग्रेवयार्ड ऑफ में कहां मारा जाता है? तो इसका डेथ प्लेस जो है ग्रेवयार्ड, इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रगाह, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब इसका ग्रेवयार्ड क्या है, कब्रगाह क्या है? तो आप बताएंगे कि सर इट किलिंग या मार दिया जाता है इन स्प्लीन, प्लीहा में मार दिया जाता है। कहां पर? स्प्लीन में मार दिया जाता है, प्लीहा में इसकी डेथ हो जाती है, इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को कहते हैं। कितने दिनों में मारा जाता है? तो हम कहेंगे सर 120 डेज में इसका लाइफ स्पैन पूरा होता है। इसके बाद बात करें बच्चों, ये एरिथ्रोसाइट्स जो है फॉर्म्ड एलिमेंट के साथ साथ इतनी इंफॉर्मेशन तो बहुत जरूरी है इसके बारे में भाई। सेट बाइकॉन्केव होता है, नंबर 5.55 मिलियन पर क्यूब, स्ट्रक्चर विदाउट न्यूक्लिएटेड, लाइफ स्पैन 120 डेज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन में किल कर दिया जाता है, इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं उसको। मतलब इसको कहते हैं कि आरबीसी की कब्रगाह, किसे? स्प्लीन को कहते हैं, क्योंकि वहां पे ये किल कर दिया जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है इसका 120 दिन के बाद। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे कि इरिथ्रोसाइट्स के पीछे एक टर्म जुड़ा हुआ है इरिथ्रोस मतलब रेड कलर का दिखता है। तो भाई ये रेड कलर का क्यों दिखता है और क्या कारण है कि ये रेड कलर का दिखता है? तो आपको पता है कि इरिथ्रोसाइट्स जो ये आरबीसी, मैं आपको लिख रहा हूं इस आरबीसी को, इरिथ्रोसाइट जिसमें हम इसको पढ़ेंगे, आरबीसी मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं ऐसा। मान लो ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर यहां पर ऐड होता है एचबी। कौन ऐड होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हेल्प इन ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। इसलिए हम कहते हैं आरबीसी रेड ब्लड कार्पुसेल्स आल्सो हेल्प इन यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने में भी हमारी हेल्प करता है। बच्चों अगर हम बात करें कि एचबी ये जो है यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन का करता है, तो ये एचबी कैसे बना होता है, इसके कंपोनेंट या हीमोग्लोबिन के बारे में भी छोटी इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, एचबी की। बच्चों जो ये एचबी है ये दो स्पेशल कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। पहला टर्म इसमें आपको पता है एचबी या हीमोग्लोबिन में पहला टर्म होता है हीम। क्या होता है? हीम। और दूसरा शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है ग्लोबिन, जो कि बना हुआ है ग्लोब्यूलिन टर्म से। किससे बना हुआ है? ग्लोब्यूलिन टर्म से मिलकर के बना हुआ है। ग्लोब्यूलिन इज एन प्रोटीन, आपको बता दिया ग्लोब्यूलिन इज एन ब्लड प्रोटीन। ये ब्लड का एक प्रोटीन है जो कि सिंथेसाइज होता है, प्रोड्यूस होता है लीवर में, और मैंने बता दिया अल्फा बीटा गामा 3 टाइप का होता है। तो वही ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन में भी होता है। कितना परसेंट हीम होता है? 4% बेटा हीम होता है। लगभग 96% जो है ये क्या होता है? 96% ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं। ब्लड में 4% हीम है, 96% ग्लोब्यूलिन है। कितना परसेंट है? 96% ग्लोब्यूलिन है। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर सर कैसे दिखता है? अगर हम स्ट्रक्चरली हीमोग्लोबिन को देखें तो COOH, ये आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, से जुड़ा होता है 4 पोर 5 रिंग।
क्या जुड़ा होता है, ऐसे 4 पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर, पोरफायरिन रिंग जुड़ा होता है इस तरह से। और ये पोरफायरिन रिंग जो है, ये ईच पोरफायरिन रिंग कंटेन Fe2+, क्या कंटेन करता है, Fe++, मैं लिखता हूं Fe++, और यहां भी Fe++, मतलब ये क्या कंटेन करता है, ये आयरन रखता है। यही पर बात नहीं खत्म होती, इसके स्ट्रक्चर में एक चीज और देख सकते हैं आप कि ये जो आपको दिख रहा है ये पोरफायरिन रिंग, इस पोरफायरिन, 2 पोरफायरिन रिंग के लिए यहां पर देखेंगे तो 2 बॉन्ड पर आपको अल्फा ग्लोबुलिन दिखाई देगा, यहां पर आप देखेंगे तो यहां अल्फा दिखाई देगा और यहां पर बीटा दिखाई देगा। 2 बॉन्ड पर 2 बीटा और 2 अल्फा अटैच होता है, 2 अल्फा 2 बीटा अटैच ऑन टू बॉन्ड, 2 सेपरेट बॉन्ड पर अटैच होता है। ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। आपको फिर से याद रखना होगा, हीमोग्लोबिन जो बना हुआ है 2 टर्म से, हीम पिगमेंट का नाम है, पिगमेंटेशन, पिगमेंट को बोलते हैं। ग्लोब्यूलिन जो है ये ग्लोब्यूलिन स्ट्रक्चर, ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर के बना है, इसे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से मिला हुआ है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन लगभग इसमें 96% होता है, कितना होता है, 96% होता है। ये इंफॉर्मेशन आरबीसी और यही जो हीमोग्लोबिन है, ये इसी के कारण मैंने बताया ना O2 इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, O2 को कंज्यूम करने में, जोड़ने में, ऐड करने में, यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। बच्चों इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये कहां-कहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, कहां-कहां पर फॉर्मेशन होता है। तो हम बात बताएं आपको 2 जगह पर, जैसे कि पूरी दुनिया में, पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में हमारे, जब से हम जो है पैदा हुए या पैदा होने के पहले ही आरबीसी का फॉर्मेशन तो स्टार्ट ही हो जाता है। क्या हो जाता है, आरबीसी का फॉर्मेशन तो स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको बताऊं, यहां पर लिखता हूं मैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो है वो क्या है, इसका फॉर्मेशन कब होता है अपनी बॉडी में और कैसे होता है, इसकी बात करें बच्चों तो फॉर्मेशन की बात अगर हम करेंगे तो हमारी बॉडी में 2 जगह पर फॉर्मेशन होता है आरबीसी। एक जगह तो जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर होते हैं तो, और दूसरा टाइम कब होता है, जिस समय आरबीसी का फॉर्मेशन, जिस समय ध्यान देंगे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होते हैं। पहला कंटेंट मैं लिखता हूं एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियो में, आप लिखिए कि एम्ब्रियो में आरबीसी कब बनता है और कहां बनता है, जबकि एडल्ट में, दूसरी बात क्या है कि एडल्ट में कब बनेगा और कहां बनेगा। तो बच्चों आपको पता है एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन जो होगा, एडल्ट में कहां पर होगा, सिंपली आप बताएंगे कि सर जी एडल्ट में आरबीसी जो फॉर्मेट होगी वो बोन मैरो में बनेगी। कहां पर बनेगी, बोन मैरो में बनेगी, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप कहते हो अस्थि मज्जा। क्या कहते हो, अस्थि मज्जा कहते हो, बोन मैरो में बनेगी। और जबकि एम्ब्रियो में कहां पर आरबीसी बनेगी, तो आप जानते रहिएगा एम्ब्रियो में यॉर्क में बनेगी, यॉर्क सैक। कहां पर, यॉर्क सैक में बनेगी। और कहां पर बनेगी, स्प्लीन में बनेगी। कहां पर बनेगी, स्प्लीन में बनेगी, यॉर्क सैक में बनेगी, स्प्लीन में बनेगी। ये 2 जगह पर फॉर्मेशन होगा। कहां पर, लीवर में भी बनेगी। कहां पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, लीवर में, यॉर्क सैक में, स्प्लीन में, ये 3 जगह पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक टाइम में। अब अगली बात आती है बच्चों, एडल्ट में बोन मैरो में कैसे बनता है, इसकी बात मैं आपको डिटेल करता हूं। ले आता हूं मैं सामने, स्लाइड को देखोगे आप, यहां पर मैं लिखता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन एडल्ट, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहां पर, इन एडल्ट, एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, समझिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा, एक स्ट्रक्चर लेता हूं, ये इस तरह से बच्चों एक स्ट्रक्चर है, आप समझेंगे। ये माना कि आपका कोई बोन है, क्या है, ये आपका बोन है, बोन में भरा होता है, आपको पता है बोन मैरो, बोन में क्या फ्लूइड होता है, यहां पर इस तरह से मैं भर देता हूं, बोन में यहां पर भरा होता है बोन मैरो। ये हो गया बोन मैरो, बोन मैरो बच्चों, बोन मैरो हो गया। और इस बोन मैरो में कुछ स्पेशल टाइप की, इस टाइप की सेल्स होती हैं, मैं इनका ऐसे नाम लिखूंगा अभी, इस टाइप की सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं हम स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं। और जो ये स्टेम सेल्स है
ये स्टेम सेल्स क्या करती हैं, इट हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ, ये 3 टाइप की प्रोडक्शन करती हैं। एक तो बनाती हैं आरबीसी, यही स्टेम सेल्स दूसरा कंपोनेंट बनाती हैं जिसे आप डब्ल्यूबीसी कहते हो, और यही स्टेम सेल्स बनाती हैं प्लेटलेट्स। क्या बनाती हैं, प्लेटलेट्स बनाती हैं। तो प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनाने का काम कौन करता है, स्टेम सेल्स करती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से टाइप के स्टेम सेल्स हैं जो आरबीसी बनाती है, कौन से टाइप के स्टेम सेल्स हैं जो डब्ल्यूबीसी बनाती हैं, और कौन से टाइप के स्टेम सेल्स हैं जो प्लेटलेट बनाती हैं। नाम तीनों के अलग अलग हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी, समझिएगा, जो आरबीसी बनाती है इसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट। यह आपकी सेल्स का नाम है इरिथ्रोब्लास्ट, या इसी को बोलते हैं ओआर रेटिकुलोसाइट्स। क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स। इसी को रेटिकुलोसाइट्स बोला जाता है या इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। दूसरी बात बच्चों, अगर हम बात करेंगे क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को जो बनाता है इसे हम कहते हैं ल्यूकोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोब्लास्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोब्लास्ट। जबकि प्लेटलेट्स को जो बनाता है इसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट को जो बनाता है इसको बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स। इसको बोलते हैं हम कैरियोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स बोलते हैं। समझ में आया, आपको समझ में आया कि जो आरबीसी को फॉर्मेट करेगा ऐसे टाइप ऑफ स्टेम सेल को इरिथ्रोब्लास्ट या रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। ऐसा जो डब्ल्यूबीसी सिंथेसाइज में हेल्प करेगा ल्यूकोब्लास्ट कहलाता है। प्लेटलेट सिंथेसिस में मदद करेगा, इसे मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं। सिंपली मैं फिर से एक बार समझाता हूं। मैंने कहा आरबीसी की सिंथेसिस कहां पर, एडल्ट में स्टेम सेल्स में होती है, सॉरी स्टेम एडल्ट में कहां पर होती है, बोन मैरो में होती है। मैंने ये एक बोन बनाया है और बोन में मैंने दिखाया है कि ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट बोन में हैं। मैं बता रहा हूं कि इसमें तीनों टाइप के कंपोनेंट होंगे और इसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होंगी। जैसे मैंने येलो कलर दिखाया स्टेम सेल्स का, स्टेम सेल्स 3 अलग अलग टाइप के ब्लड कंपोनेंट को सिंथेसाइज करेगी, लाइक दैट जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को बनाएगी। आरबीसी को जो बनाएगी उसे रेटिकुलोसाइट्स या रेटिकुलोब्लास्ट कहते हैं, जबकि ल्यूकोब्लास्ट उसे कहते हैं जो डब्ल्यूबीसी को बनाएगा। प्लेटलेट्स को जो सिंथेसाइज करेगा बच्चों उसे मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं। आपको इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, यहां से कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ये हो गई किसको लेकर के बातें। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ये सारी बातें आपको आरबीसी को लेकर के पढ़ रहे थे। किसको लेकर के पढ़ रहे थे, आरबीसी को लेकर के पढ़ रहे थे। इसके बाद बच्चों आरबीसी से रिलेटेड हीमोग्लोबिन से भी कुछ बातें मैंने आपको बता दी। आरबीसी से रिलेटेड कुछ 3-4 चीजें आपको मैं यहाँ पे कार्बन में आपको ऐसे ही बता देता हूँ। वो डेटाबेस है, क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए डेटाबेस चीजों को भी जान लीजिएगा। जैसे कि आपके ब्लड, मतलब ब्लड से रिलेटेड ही चीजें हैं, मैं इनको बता देता हूँ। जैसे कि ब्लड का कंटेंट तो मैंने बताई थी, ब्लड वॉल्यूम आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए। अब इसमें मैं बता देता हूँ ब्लड शुगर। क्या बता देता हूँ, ब्लड शुगर, अपनी बॉडी में ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, समझिएगा। तो अगर ब्लड शुगर की बात करें तो 100 mg पर डेसीलीटर हमारी बॉडी में ब्लड होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा, 100 ml, ब्लड शुगर की बात कर रहा हूँ, 100 mg पर डेसीलीटर, मतलब 100 mg शुगर की मात्रा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। कहां पर, हमारी बॉडी में। तो इसका डेटा मैं यहां लिख दूं, इसका डेटा हो सकता है 100 mg पर डेसीलीटर ब्लड में होनी चाहिए ब्लड शुगर। लेकिन अगर बच्चों बढ़ गया ब्लड शुगर अपनी बॉडी में, 100 mg से ज्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ग्लाइसीमिया। क्या यूज करते हैं, ग्लाइसीमिया। अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो शुगर के लिए यहाँ पर हम एक टर्म यूज करेंगे ग्लाइसीमिया। तो बच्चों अगर बढ़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं, बढ़ने वाली कंडीशन को बोलते हैं। अगर बढ़ रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लड शुगर इफ इंक्रीज, अगर ब्लड शुगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन को आप हाइपर नाम देंगे, तो इसे हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे।
अगर ब्लड शुगर कम हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। समझिएगा, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है 100 mg पर डेसीलीटर से। अगर हाइपरग्लाइसीमिया इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ब्लड शुगर के बाद बच्चों अगर हम बात करें तो ब्लड में और किस चीज की बात देखी जाती है, तो हम देखते हैं ब्लड में शुगर के अलावा भी कुछ कंपोनेंट बढ़ घट जाते हैं। जैसे कि मैं ले लूं अगर उस बात की, तो जैसे अपना ब्लड शुगर में बढ़ जाता है कभी कभी यूरिया का लेवल या कभी कभी कोलेस्ट्रॉल का लेवल। किसका? कोलेस्ट्रॉल का। तो अपने ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल देखा जाए तो अपने ब्लड में बेटा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो होना चाहिए कितना? वो होना चाहिए 100 mg। 100 mg अगर मैं यहाँ कोलेस्ट्रॉल लिखूं, एक मिनट, यहाँ मैं कोलेस्ट्रॉल लिखूं, अगर यहाँ पर लिखता हूँ कोलेस्ट्रॉल, समझिएगा, कोलेस्ट्रॉल 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 के लेवल की बात करें, ब्लड नॉर्मल वैल्यू जो कोलेस्ट्रॉल की है वो होनी चाहिए 100 टू 150 mg पर डेसीलीटर। 100 टू 100 कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए क्या? mg पर डेसीलीटर। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 100 टू 150 पर mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। लेकिन क्या है, अगर बेटा कोलेस्ट्रॉल इससे ज्यादा बढ़ गया तो फिर आपको पता है कि आर्टरी वगैरह की ब्लॉकेज और हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम, तो आपका नॉर्मल वैल्यू जो है 100 टू 150 mg पर डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल का होना चाहिए। ये हो गया, कोलेस्ट्रॉल की बात बता दी मैंने, ब्लड शुगर की बात बता दी। यूरिया की भी बात मैं आपको यहीं पे कर देता हूँ। यूरिया की भी बात मैं ले लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ब्लड यूरिया। ब्लड में यूरिया कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता है कि ब्लड में जो यूरिया का कंटेंट है, जो लेवल है वो कितना है? ब्लड में यूरिया का कंटेंट बच्चों ज्यादा से ज्यादा जो है वो 20 टू 40 होना चाहिए। 20 टू 40 के बीच का रेशियो होना चाहिए। मिडिल वैल्यू जो है वो कितना होता है? 20 टू 40 रेशियो के बीच का होना चाहिए। मिडिल वैल्यू 30 होता है। क्या होता है? 30 होता है। तो ये आपका ब्लड यूरिया जो है ये होना चाहिए कितना? ये नॉर्मली आपका ब्लड यूरिया का लेवल जो है वो होना चाहिए 20 टू 40 और मिडिल वैल्यू जो होती है वो 30 होती है, 30 mg पर डेसीलीटर। ठीक है ना? तो ये आपका ब्लड की बात होगी। ब्लड में मैंने बता दिया शुगर की बात, यहाँ पर मैंने दूसरी बात यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की बात भी डेटा बता दिया आपको। तीसरी बात यहाँ पे ब्लड की यूरिया की भी बात बता दी। अगर ज्यादा यूरिया हो गई 40 से ज्यादा तो हाइपर यूरिमिया हो जाएगा, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ये सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है। बच्चों जानते रहना है, क्वेश्चन डेटाबेस में आ सकते हैं। यहाँ पर याद रखना है बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती है। स्टेम सेल्स 3 टाइप की होती हैं, एक को ल्यूकोब्लास्ट, दूसरे को एरिथ्रोब्लास्ट, इसको रेटिकुलोसाइट्स या मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स जो है वो फॉर्मेट करती हैं क्या? वो बनाती हैं प्लेटलेट्स, और ल्यूकोब्लास्ट जो है वो बनाती क्या है? डब्ल्यूबीसी, और एरिथ्रोसाइट सेल्स हैं, एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो स्टेम सेल का फॉर्मेशन करती हैं। ये सारी चीजें आपको बताएं। इसके बाद बेटा कुछ बातें हम लेते हैं, फिर ल्यूकोब्लास्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। जब हम पढ़ लेते हैं एरिथ्रोसाइट्स तो हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ जिसे हम ल्यूको। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन का डेटा पूछ सकता है कि अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो 12 से 16। नॉर्मल डेटा जो है वो 15 के आसपास आता है। तो पर 100 ml मतलब 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कंटेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml इन आवर बॉडी। जो नॉर्मल वैल्यू है वो हीमोग्लोबिन का होना चाहिए, ये आप जानते रहिएगा। नॉर्मल सा डाटा है, आप कभी भी ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो भी पता चल ही जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आगे का पॉइंट हम लेते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या लेते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मैंने आपको बताया था, ल्यूकोसाइट्स को ही नॉर्मली आप क्या बोलते हो? डब्ल्यूबीसी बोलते हो। क्या बोलते हो? डब्ल्यूबीसी बोलते हो बच्चों। और ल्यूकोसाइट्स में डब्ल्यूबीसी जो है ये क्या है? डब्ल्यूबीसी क्या है? तो आप कहेंगे कि सर व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स। जैसे आरबीसी पढ़ा था वैसे इसको पढ़ लेते हैं। मैं बताता हूं आपको, सिंपल सी बात है,
सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले सर जी हम ल्यूकोसाइट्स का क्या पढ़ेंगे, नंबर पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं भाई, नंबर यहाँ लिख देते हैं, नंबर कितना होता है। फिर ल्यूकोसाइट्स के नंबर के बाद हम अगर बात करें तो इनमें ये क्या कहते हैं, बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या आरबीसी का कितना परसेंटेज होता है, क्वेश्चन आता है परसेंटेज ऑफ आरबीसी, प्रतिशत ऑफ या रेशियो ऑफ आरबीसी, रेशियो है परसेंटेज नहीं, रेशियो ऑफ आरबीसी लिखा जाता है। तो अगर आरबीसी की तुलना में इसका कंपेयर किया जाए तो किस लेवल पर आता है, तो ये 600:1 के आसपास आता है। नंबर की बात की जाए तो 6000 to 8000, 6000 से 8000 के आसपास ल्यूकोसाइट के मॉलिक्यूल्स, ल्यूकोसाइट होता है हमारी बॉडी में। इसका जो डेटा है वो 6000 से 8000 के आसपास है, ठीक है ना। आगे की बात अगर हम करें आरबीसी, और मैंने बताया फिर नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स अगर अपनी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो, नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स अगर अपनी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो क्या होगा बच्चों, इफ नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर इंक्रीज इन आवर बॉडी, अगर नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, बॉडी में इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन दिखेगा बॉडी में, क्या आएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर दूसरी बात, अगर डब्ल्यूबीसी का कंटेंट ब्लड में ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर क्या होगा, ब्लड में डब्ल्यूबीसी का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, मोर इंक्रीज, ज्यादा हो गया, तो आपको पता है ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। तो भाई ये जानना जरूरी है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी से यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, क्वेश्चन पूछते हैं एमिबॉइड मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स। जब ल्यूकोसाइट्स के मॉलिक्यूल एमिबॉइड मूवमेंट करते हैं, टू द एनसीईआरटी सारी बातें कर रहा हूँ, एक भी फर्जी बात नहीं है। एमिबॉइड मूवमेंट, आपको पूरी चीजों को अच्छे से सीखना है भाई। एमिबॉइड मूवमेंट अगर करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाईएपेंडिसिस या डाईएपेंडिसिस कहते हैं। कब, जब एमिबॉइड मूवमेंट करता है कौन, ल्यूकोसाइट्स के मॉलिक्यूल, तो उन्हें हम बोलते हैं डाईएपेंडिसिस या डाईएपेंडाइसिस, ठीक है ना। फिर इतनी बातें मैंने आपको इसमें बताई कि फिर से समझ लीजिएगा, ल्यूकोसाइट्स के नंबर 6000 से 8000, आरबीसी की कंपेयर में 600 रेशियो 1 इंक्रीज हो जाएगा अगर डब्ल्यूबीसी, तो इन्फेक्शन होगा बॉडी में। ब्लड कैंसर, अगर बहुत ज्यादा ब्लड में डब्ल्यूबीसी का कंटेंट इंक्रीज हो गया तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर भी हो जाएगा, आप ये जानते रहिएगा। और एमिबॉइड मूवमेंट करते हैं तो उसे हम डाईएपेंडिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाईएपेंडिसिस कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो ल्यूकोसाइट्स की टाइप्स की बात करते हैं। फिर हम नेक्स्ट में क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। समझिएगा, यहां हम लेते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स के टाइप की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों, समझेंगे। ल्यूकोसाइट ओवरऑल अगर हम बात करें इसके टाइप की, तो ल्यूकोसाइट जो है वो अपने पास देखने को मिलेंगे कुछ दो टाइप के, दो स्पेशल टाइप है ल्यूकोसाइट्स का, मैं लिख देता हूँ। एक को बोलते हो बेटा ए ग्रेनुलोसाइट्स, क्या बोलते हो आप, ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हो। दूसरे को आप क्या बोलते हो, ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हो। क्या बोलते हो, ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हो, ग्रेनुलोसाइट्स। तो एक तो हो गया आपका ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरा हो गया ग्रेनुलोसाइट्स। क्या हो गया, ग्रेनुलोसाइट्स। समझिएगा, ए ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन, और ग्रेनुलोसाइट्स आपको पता ही है। ए ग्रेनुलो में जहां तक ग्रेन्यूल्स नहीं बनेंगे, ग्रेन्यूल्स क्या है, मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है बच्चों, जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है, समझेंगे, जैसे कोई स्ट्रक्चर है, इसमें छोटे छोटे अगर ग्रेन्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म में, तो इन्हें हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या नाम देंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स कहेंगे। और नहीं है, अगर सिंपल वैसे ही खाली है तो इसे बोलेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या बोलेंगे, ए ग्रेन्युलोसाइट्स बोलेंगे। अब बच्चों समझो,
एक ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन होता है और टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स में कितना टाइप है जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे और कितने ऐसे हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स होंगे। अब हम बात करते हैं किसमें नहीं होंगे और किसमें होंगे। समझिए किसमें नहीं होंगे और किसमें होंगे। देखिए अपने पास ए ग्रेनुलोसाइट्स दो टाइप के होते हैं बच्चों, ये भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ ए ग्रेनुलोसाइट्स आर ऑफ आल्सो 2 टाइप्स, ये भी 2 टाइप के हैं। एक को आप बोलते हो, एक को बोलते हो लिम्फोसाइट और दूसरे को बोलते हो क्या, दूसरे को बोलते हो मोनोसाइट। एक है आपका लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स और दूसरा जो है इसे आप क्या बोलते हो, मोनोसाइट्स बोलते हो। क्या बोलते हो, मोनोसाइट्स बोलते हो, ये मोनोसाइट्स है। ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो बच्चों ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप के होते हैं, 3 स्पेशल टाइप के होते हैं, तीनों के अलग अलग फंक्शन भी हैं। एक को आप क्या बोलते हो, देखिएगा ग्रेनुलोसाइट्स भी 3 टाइप के हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और कौन सा, न्यूट्रोफिल्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला आपका है इओसिनोफिल्स, समझिएगा इओसिनोफिल्स और क्या है, बेसोफिल्स है। ये दूसरा क्या है, बेसोफिल्स है, और फिर क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। क्या है बच्चों, न्यूटेरोफिल्स कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स। समझिएगा मैंने बताया 8 टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, मतलब छोटे छोटे साइटोप्लाज्म में सेल्स पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स होता है, ए ग्रेनुलोसाइट कहलाता है। दूसरे ऐसे हैं जिनमें नहीं पाया जाता, जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें ए ग्रेनुलोसाइट्स, जिनमें पाया जाता है उन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। अब बात करेंगे लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये आखिर में दिखते कैसे हैं, ठीक है ना। तो आप जानेंगे बच्चों, ये जो आपका लिम्फोसाइट्स है ये कैसे दिखता है, तो ये स्फेरिकल शेप में दिखता है। कैसे दिखता है, स्फेरिकल शेप में दिखता है। इस तरह से मैं आपको बताऊं तो इस तरह से दिखता है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर इसका है, ऐसे दिखता है। जबकि मोनोसाइट्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो मोनोसाइट जो दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, कुछ इस तरह से ऐसे दिखता है, बीन शेप स्ट्रक्चर में, किडनी शेप में। इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो इओसिनोफिल्स आपके एस शेप में दिखते हैं, किस तरह, सॉरी बाइलोब्ड दिखते हैं, बाइलोब्ड दिखते हैं। ये कैसे दिखते हैं, अगर स्ट्रक्चरली इनकी बात करें हम तो ये अपने इओसिनोफिल्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, देखेंगे ये इस तरह से दिखते हैं, हेड फोन लाइन मैनर में ऐसे दिखते हैं, ये इओसिनोफिल्स हो गए। बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स अपना कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों, देखिए इस तरह से दिखता है। ऐसा एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए और इसमें आप देखेंगे तो ये जो है बेसोफिल्स जो है वो इस तरह से दिखेगा। स्ट्रक्चरली मैं दिखाऊंगा आपको तो इस तरह से दिखेगा, ऐसे यस शेप मैनर में दिखता है, यस शेप मैनर में दिखता है, ये आपका यस शेप मैनर में दिखता है। ये कौन है, बेसोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो होगा वो मल्टीलोब्ड दिखेगा बच्चों। कैसे दिखेगा, मल्टीलोब्ड दिखेगा। मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करता हूं, ये देखो, ये अगर देखोगे आप तो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता है, ऐसा 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 और ऐसा। इसमें यहाँ पर सारी जगह पे आपको लोब दिखाई दे रहे हैं, ये मल्टीलोब हो गया। मैंने बताया कि ग्रेनुलोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स 3 टाइप के हैं। एक ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट 2 टाइप का है। एक ग्रेनुलोसाइट में देखेंगे तो आप बीन शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, मोनोसाइट्स, और लिम्फोसाइट देखेंगे तो स्फेरिकल दिखेगा। इओसिनोफिल्स बाइलोब स्ट्रक्चर दिखेगा, बेसोफिल्स यस शेप में दिखेगा और न्यूट्रोफिल्स जो है वो आपको मल्टीलोब स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बार-बार फिर से एक बार निकाल कर रहा हूं कि जो आपका स्ट्रक्चर लिम्फोसाइट से वो स्फेरिकल दिखेगा, मोनोसाइट जो है वो आपको इधर बीन शेप में दिखेगा, फिर इओसिनोफिल्स जो है वो आपके बाइलोब दिखेंगे। अगला स्ट्रक्चर बेसोफिल्स जो है वो एस शेप में दिखेगा और फिर देखेंगे न्यूट्रोफिल्स जो है वो मल्टीलोब दिखेंगे। बच्चों यहीं पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जो है ये आप देख रहे हो ग्रेनुलोसाइट्स हैं तो इनमें ग्रेन्यूल्स भी दिखाई देंगे। आप इनको ऐसे ग्रेन्यूल्स बना दो, आप इनमें देख तो इसमें भी एक ग्रेनुलोसाइट का टाइप है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी ग्रेन्यूल्स आप बना सकते हो, ये भी ग्रेन्यूल्स हो गया, ये भी ग्रेन्यूल्स, यहाँ पर आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। ये ग्रेनुलर शेप स्ट्रक्चर हो गया। अगली बात अगर हम करें तो बच्चों शेप की बात आती है कि साइज की बात। देखो बच्चों
ये 10 म्यू, इसकी साइज जो है वो लगभग 10 म्यू है। कितना 10 म्यू। इसकी भी साइज क्या है 10 म्यू है। इसकी भी साइज क्या है 10 म्यू है। क्या है 10 म्यू है। जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की साइज की बात करें तो एक की 18 म्यू होती है और एक की 8 म्यू होती है। कितना होती है 18 म्यू और दूसरे की 8 म्यू। तो अगर हम बात करें मोनोसाइट की तो ये आपका 18 म्यू होता है। कितना होता है इसकी साइज 18 म्यू होती है और इसकी साइज जो है बच्चों वो 8 म्यू होती है। कितना होती है 8 म्यू होती है। बच्चों आपको एक बात समझ में आई होगी कि टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स में मैंने बताया एग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स में मैंने बताया इओसिनोफिल्स और आपका बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बच्चों अब बात करते हैं फंक्शन की। लिम्फोसाइट्स जो है और न्यूट्रोफिल्स जो है, देखिएगा लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, मैं अब इसको स्ट्रक्चरली ऐसे कंपाइल करता हूँ। स्ट्रक्चर देखो मैं दूसरे तरीके से इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। समझो, मैं अगर बनाऊं इधर, मैं इधर लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। याद करने के तरीके आपको किस तरह से याद करने हैं समझिएगा। याद करने का तरीका सिंपली ऐसे हो सकता है, आप इसको इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में बना कुछ लिख सकते हैं, कुछ तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें कि सबसे पहले आपका एग्रेनुलोसाइट्स, हम बात करें कि फैगोसाइटिक नेचर की, फैगोसाइटिक नेचर पहला क्वेश्चन यदि याद करने का तरीका है फैगोसाइटिक नेचर। मैं पूछूं कि फैगोसाइटिक नेचर का इनमें से कौन होता है, फंक्शन की बात कर रहा हूं, फंक्शन की बात कर रहा हूं। अच्छा यार फंक्शन की बात नहीं करते, रुको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। समझो, मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखो मैंने क्लास में इन सब चीजों को कराया हुआ है। हाँ, जो टॉपिक जहां पे मिस हो रहा है उसको फिर से आप पढ़ सकते हैं, बाकी चीजें आपको तैयार नहीं है। समझो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से डिवीजन दे देते हैं, डिवीजन फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग दे देते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम बना देते हैं, एक टाइप है एग्रेनुलोसाइट्स का, क्या है एग्रेनुलोसाइट्स लिख देता हूं। और दूसरा टाइप अगर हम लिखते हैं तो यहां पर हम लोग कर देते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। क्या लिख देते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, समझिएगा ग्रेनुलोसाइट्स समझिए। हम यहाँ पर एग्रेनुलो का कुछ फंक्शन, एग्रेनुलो का कौन सा आता है तो मैंने आपको बताया था अभी भी, इसमें आपका लिम्फोसाइट्स आता है। कौन आता है लिम्फोसाइट्स आता है और कौन आता है मोनोसाइट्स आता है। कौन आता है मोनोसाइट्स। दो बातें एग्रेनुलो, अच्छा ग्रेन्यूल्स में कौन आता है, तीन फंक्शन यहाँ लिख सकते हैं। नंबर एक इओसिनोफिल्स आता है, इओसिनोफिल्स आता है। दूसरा बेसोफिल्स इसमें आता है, कौन है बेसोफिल्स है। और कौन सा कंपोनेंट है ग्रेनुलोसाइट का, तीसरा कंपोनेंट है जिसे हम क्या कहते हैं इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, समझिए। अब बात करेंगे हम लिम्फोसाइट्स के फंक्शन की, मोनोसाइट के स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पर मैं नहीं देता हूँ, समझो ऐसे ही आप भी याद करना, आपको बेस्ट तरीका रहेगा याद करना। पहले इसका हमें स्ट्रक्चर याद करना होगा, तो इसका स्ट्रक्चर हमने आपको बताया कैसा होता है, अभी भी बताया था स्फेरिकल होता है। कैसा होता है यहाँ पर लिख लीजिएगा स्फेरिकल होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर के बाद दूसरा कंपोनेंट, दूसरी बात क्या आती है बच्चों, तो स्ट्रक्चर के बाद मैंने इसकी साइज बताई थी। क्या बताई थी साइज बताई थी। साइज क्या है तो आपको अभी बताया था मैंने, कितना म्यू होता है 8 म्यू होता है। कितना म्यू होता है 8 म्यू होती है, इसकी साइज 8 म्यू होती है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट कैसे नेचर का होता है, कितना परसेंट पाया जाता है, ये बात आपको नहीं बताई, समझिएगा। टोटल ये कितना परसेंट होता है, तो इसका परसेंटेज जो है वो ज्यादा है, लगभग 20 to 25% के आसपास है। कितना है 20 to 25% के आसपास है। और न्यूट्रोफिल्स 65 to 65% है। हाँ ठीक है, 20 to 25%। लिम्फोसाइट का जो परसेंटेज है वो कितना है 20 to 25%, ये अपनी बॉडी में परसेंटेज है, ठीक है ना। आगे की बात करें लिम्फोसाइट्स में, स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, साइज बता दिया मैंने, इसका फंक्शन बता देते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है, तो लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का स्पेशल फंक्शन है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स समझिएगा, न्यूट्रोफिल्स और इसका जो फंक्शन है, खास करके अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन स्पेशली भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये आपका एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है, एंटीबॉडी बनाने में, या बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म में बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। T4 लिम्फोसाइट, D4 लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगा, भी पढ़ाऊंगा।
जबकि मोनोसाइट जो है ये आपको मैंने बताया ऐसे लिख सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे तो बीन शेप है। कैसा है? बीन शेप स्ट्रक्चर है। और क्या लिखना चाहते हैं इसके बारे में? साइज लिखना चाहते हैं तो 18 म्यू लिख सकते हैं, 18 म्यू है। और क्या लिखना चाहते हैं? 20 to 25% यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कुछ कम है। परसेंटेज का डेटा इसका क्या है मैं बताता हूँ आपको, लगभग 0.8%। क्या है? 0.8% इसका परसेंटेज है। 0.8% यहाँ लिख सकते हैं 0.8% इसका परसेंटेज है, इसका मोनोसाइट्स का। और मोनोसाइट्स का जो काम है वो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों का सेम काम है। दोनों का सेम काम है। दोनों फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं बोथ आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक इन नेचर, फैगोसाइटिक मतलब दूसरे को किल करने वाला कैपेसिटी इनके पास होता है। इओसिनोफिल्स जो है इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इनका फंक्शन जो है वो क्या होता है? इओसिनोफिल्स का फंक्शन होता है क्या करना? तो ये एंटी एलर्जिक और एंटी पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। एंटी एलर्जिक के फॉर्म में ऐसे होते हैं क्योंकि इनमें हिस्टामिनेज एक एंजाइम पाया जाता है जो एलर्जी को काज करता है। एंटी एलर्जिक मतलब एलर्जी को रोकता है, काज नहीं करता, सॉरी, रोकता है। एलर्जी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको रोकने का काम करता है। इसलिए इओसिनोफिल्स का कहा जाता है कि ये एंटी एलर्जिक है। इनमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं लाइक दैट लाइसोसोम, इसलिए ये किसी भी सेल्स को डेड करने में भी हेल्प करते हैं। एंटी पैरासिटिक या किसी भी पैरासाइट को भी मारने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इन्हें एंटी पैरासाइट या एंटी पैरासिटिक कहते हैं। स्ट्रक्चर पिछली स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ही है। इओसिनोफिल्स का ये स्ट्रक्चर है। साइज मैंने बताया ये है कि 10 म्यू होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट बात अगर हम यहाँ करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट बात करें तो बेसोफिल्स जो है वो इनकी कैपेसिटी, इनका भी 10 अभी बताया था मैंने कि इनका भी जो क्या कहते हैं साइज है वो क्या है मैंने बताया है। ये देखो इनका साइज 10 म्यू है और देखने में एस शेप का दिखता है। और ये जो बेसोफिल्स है ये 3 टाइप के कंपोनेंट अपने पास रखते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और एक स्पेशल कंपोनेंट रखते हैं जिनको मैंने आपको बताया था हिपैरिन। हिपैरिन वर्क एज एंटीकोगुलेंट और हिस्टामिन एंटी आपका वैसोकंस्ट्रिक्टर के फॉर्म में काम करता है। क्या? हिस्टामिन वैसोकंस्ट्रिक्टर के फॉर्म में काम करता है। तो मैंने उसके बारे में बता दिया आपको। वैसोकंस्ट्रिक्टर के फॉर्म में कौन काम करता है? हिस्टामिन। और हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन वैसोडाइलेटर के फॉर्म में काम करता है। न्यूट्रोफिल्स जो है ये बच्चों आपको मैंने क्लास में बताया है, न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर, किसी भी सेल को मोनोसाइट की तरह खाने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं। इनका परसेंटेज जो होता है वो 60 to 65 होता है। कितना होता है? 60 to 65% ये होते हैं। समझ में आया? तो ये चीजें आपको मैंने डिटेल करा दी है, यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया। क्या मैंने आपको बता दिया कि लिम्फोसाइट के टाइप, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। लिम्फोसाइट के टाइप मैंने आपको बताया कि लिम्फोसाइट 2 टाइप के, एक ग्रेनुलेटेड है, दूसरे एग्रेनुलेटेड है। जिनमें ग्रेन्यूल्स पाया जाता है उन्हें ग्रेनुलेटेड कहते हैं, जहां पर नहीं ग्रेन्यूल्स पाया जाता है उन्हें एग्रेनुलेटेड कहते हैं। ग्रेन्यूल्स जहां पर पाया जाता है मैंने उसमें आपको बताया कि ग्रेन्यूल्स कहां पाया जाता है, तो आपको मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का एग्जांपल मैंने दिया। और मैंने बताया एग्रेनुलेटेड में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बताया, और ग्रेनुलेटेड में मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया ग्रेनुलेटेड में इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। मैंने बताया कि जो आपका इओसिनोफिल्स है वो एंटी एलर्जिक, एंटी पैरासिटिक होता है। क्योंकि एंटी एलर्जिक इसलिए होता है क्योंकि हिस्टामिनेज एंजाइम पाया जाता है, और हिस्टामिनेज एंजाइम जो है वो क्या करता है? एलर्जी को रोकने में मदद करता है। और एंटी पैरासिटिक इसलिए होता है क्योंकि लाइसोसोम जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखने वाले कुछ एंजाइम इसकी बॉडी में होते हैं, मतलब इसके इन सेल्स में होते हैं जो पैरासाइट्स को किल करने में हेल्प करते हैं। आगे की बात मैंने बताई आपको। फिर बेसोफिल्स, इनमें सेरोटोनिन, हिपैरिन और हिस्टामिन जैसे 3 कंपाउंड पाए जाते हैं। हिस्टामिन वर्क करता है आपको एंटी वैसोकंस्ट्रिक्टर के फॉर्म में, हिपैरिन वर्क करता है किसके फॉर्म में? एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में काम करता है। इसके बाद न्यूट्रोफिल्स जो कि आपके 60 to 65% के आसपास पाए जाते हैं, मल्टी लोब स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने इसके बारे में बताया कि ये जो न्यूट्रोफिल्स है बच्चों, ये न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। इतनी सारी बात लिम्फोसाइट्स के बारे में आपने पढ़ लिया। हाँ, लिम्फोसाइट थोड़ा डिटेल पढ़ना है तो मैं लिम्फोसाइट्स को फिर से यहाँ पर बता देता हूँ
क्योंकि लिम्फोसाइट्स से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए लिम्फोसाइट्स मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, समझो। लिम्फोसाइट्स बच्चों क्या है? लिम्फोसाइट्स जो है ये आपके दो स्पेशल टाइप के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, समझिएगा। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स लिम्फो अब ये आपका अपना है लिम्फोसाइट्स। क्या है लिम्फोसाइट्स समझेंगे। लिम्फोसाइट्स की अगर बात करें बच्चों, तो जो लिम्फोसाइट्स हैं इनके मतलब मैंने बताया था आपको कि ये जो है थोड़ा सा एंटीबॉडी वर्क एज एंटीबॉडी। एंटी जो मतलब ये दो तरह की होती है लिम्फोसाइट सेल्स अपनी बॉडी में। एक है जिन्हें आप बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स, क्या बोलते हैं आप? टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और दूसरे को आप बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स, और दूसरे को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ये आपका बी लिम्फोसाइट्स, समझिएगा, बी लिम्फोसाइट्स। मैंने बताया था कि टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये भी 4 टाइप के हैं। एक को आप बोलते हो क्या? टी एच टाइप, टी एम टाइप, टी एस टाइप, और टी एच, टी एम, टी एस और टी के टाइप, समझिएगा। टी लिम्फोसाइट में टी एच जो है इन्हें टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, जो इसमें एम है टी मेमोरी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, टी एस जो है इन्हें टी सप्रेशन लिम्फोसाइट कहा जाता है, और टी के जो है ये आपका किलर लिम्फोसाइट, टी किलर लिम्फोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स के बारे में अगर बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक एक्टिव बी लिम्फोसाइट, दूसरा इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट जो एक्टिव है, एक्टिव नेचर की है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। एक्टिव साइट, एक्टिव बी लिम्फोसाइट सेल्स आर कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स, ऐसा कह सकते हैं। तो इसको बोलते हैं आप क्या? इसे आप बोलते हैं सिंपली प्लाज्मा, प्लाज्मा सेल्स। ये आपका प्लाज्मा सेल्स है। जबकि अगर बात करें जो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, इसमें जो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में, तो जो इनएक्टिव फॉर्म में है इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं इसको कहते हैं मेमोरी सेल्स। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं मेमोरी सेल्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे हम मेमोरी सेल्स या मेमोरी सेल्स कहते हैं। समझ में आया? समझिएगा। मैंने बताया आपको कि लिम्फोसाइट्स 2 टाइप की हैं, टी लिम्फोसाइट, दूसरा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स में एक्टिव जो बी लिम्फोसाइटिक सेल है उन्हें प्लाज्मा सेल कहा जाता है, जो आपके इनएक्टिव सेल्स है उन्हें मेमोरी सेल कहा जाता है। मेमोरी सेल क्या करते हैं? मेमोरी सेल्स जो है वो किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट जो बॉडी में एंट्री करता है उसको पहचान करके रखते हैं। बाद में जैसे कि दोबारा अगर आपने वैक्सीनेशन वगैरह करा लिया है तो उसकी मेमोरी को मेंटेन रखते हैं। बाद में वैसा इन्फेक्शियस एजेंट जब एंट्री करता है तो उसे किल करने में हेल्प करते हैं। बाकी ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं मेमोरी सेल्स। एक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा सेल्स जो होती है, कोई भी एंटीजन जैसे ही बॉडी में एंट्री करता है जस्ट उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे पहचानते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए RH इनकम्पैटिबिलिटी भी पढ़ाने वाला हूं मैं, इसके बाद ब्लड पढ़ाऊंगा। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी में मैं जब पढ़ाऊंगा एरिथ्रोसिस ब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे फिटस के एंटीबॉडी को मां का एंटीबॉडी, मदर का एंटीबॉडी कैसे रिकॉग्नाइज करता है बी लिम्फोसाइट्स, और फिर कैसे बना लेते हैं IgG एंड IgM नाम की एंटीबॉडी, जो कि 10th में डिटेल में अभी आप समझिएगा पढ़ाऊंगा। यहां आप समझिएगा कि लिम्फोसाइट्स जो है 2 टाइप के हैं। TH लिम्फोसाइट का वर्क क्या होता है? हेल्प करना, बाइंडिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में। मेमोरी का मैंने बता ही दिया। S का क्या होता है? जो किलर सेल है, टीके सेल्स है, ये अपनी बॉडी में कोई भी गंदी सेल्स, कोई भी गंदा पैरासाइट्स, कोई भी ऐसा जो बॉडी के लिए हार्मफुल एंट्री करता है तो टी लिम्फोसाइट्स की किलर सेल उसे किल करने का प्रयास करती है, मारती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जब ये ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है तो ये बॉडी की अच्छी सेल्स को भी मारने लग जाती है। उस कंडीशन में टी सप्रेसर सेल टी किलर सेल को किल करती है, सप्रेस करती है, दबाती है, जिससे क्या होती है? किलर सेल को दबा के रखती है, जिससे क्या होता है? बॉडी का फंक्शन जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये लिम्फोसाइट्स की बात मैंने आपको बताई, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स के बाद अगर हम चलते हैं, लिम्फोसाइट्स के बाद अगर हम लेते हैं एक टॉपिक अपना, इसके बाद आता है, मैंने बता दिया आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स बता दिया, ल्यूकोसाइट्स के टाइप बता दिया, ल्यूकोसाइट्स के टाइप में इंपॉर्टेंट टॉपिक लिम्फोसाइट्स को बता दिया। फिर आगे हम लोग लेते हैं एक टॉपिक है थ्रोम्बो
साइट जिसे आप कहते हैं क्या, मैंने बताया था एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जिसे आप प्लेटलेट्स कहते हैं। बस 5 मिनट का टॉपिक और है, फिर आगे की लिए ब्लड ग्रुप और आरएच कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी नेक्स्ट वीक पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डे पर। अभी आप समझिएगा, मैं इसके बाद आपको बता रहा हूं थ्रोम्बोसाइट्स क्या है। थ्रोम्बोसाइट्स समझिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स बच्चों, थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहते हैं समझिए। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब होता है कि थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। इसका एग्जांपल है प्लेटलेट्स, और मैं उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको बता दूं कि ये क्या करता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं आता क्या है, प्लेटलेट्स आता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो प्लेटलेट्स जो है ये करने का काम क्या करता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्लेटलेट्स हेल्प टू कोगुलेशन ऑफ ब्लीडिंग, मतलब ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करता है। तो पहला इसका फंक्शन है ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है। पहला काम है प्लेटलेट का ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करना। दूसरा काम क्या है प्लेटलेट का? प्लेटलेट का नंबर कितना होता है? नंबर मैंने सारी चीजों को पढ़ाया, सभी उसका भी पढ़ाया आपको, एरिथ्रोसाइट सेल्स का भी पढ़ाया, ल्यूकोसाइट्स का भी पढ़ाया। मैं इसका भी नंबर आपको बता दूं तो इसका नंबर क्या होता है बच्चों समझिएगा। इसका नंबर क्या होता है? इसका नंबर होता है अपनी बॉडी में 1.5 to 3.5 lakhs, ये अपना लाख में होता है। 1.5 to 3.5 लाख, ठीक है ना। ये लगभग 1.5 to 3.5 लाख होता है। कितना होता है? 1.5 to 3.5 लाख होता है बॉडी में, इसका नंबर होता है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, इसके बाद अगर बात करें हम कि ये लैक्स के बाद ब्लड कोगुलेशन की बात मैंने बताई, बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं और कम हो जाता है तो क्या कहते हैं बच्चों। अगर प्लेटलेट अपनी बॉडी में कम हो तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कम होने के लिए एक टर्म यूज करते हैं पीनिया, आप जानते रहिएगा पीनिया। और ज्यादा कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ब्लड प्लेटलेट कम होने को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो अगर आप बात करें कि ये बनता कैसे, भाई ये कैसे बनता है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब बताया था मैंने कि मेगाकैरियोसाइट सेल से बनता है। मेगाकैरियोसाइट सेल से बनता है प्लेटलेट। किससे बनता है? मेगाकैरियोसाइट सेल से बनता है। मैंने आपको बताया ही था अभी कुछ देर पहले ही, स्टेम सेल में मेगाकैरियोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोब्लास्ट होते हैं। चलो थ्रोम्बोसाइट्स को मैं बता देता हूं, समझो। यहां पर हम लेते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट से बनता है। कैसे बनता है? मेगाकैरियोसाइट से आपको समझाते हैं। मेगाकैरियोसाइट से बच्चों ये होता क्या है कि यहां पर ऐसे ही मेगाकैरियोसाइट सेल्स होती हैं, इस तरह से होती हैं, इस तरह से मेगाकैरियोसाइट सेल्स होती हैं। ऐसे होता क्या है बच्चों कि ये सेल्स कुछ टाइम के बाद, ये सेल्स है और ये सेल्स जो है कुछ टाइम के बाद बच्चों, ये सेल्स जो है कुछ टाइम के बाद टूट करके अलग होना स्टार्ट हो जाती है, अलग हो जाती है। ऐसे ये सेल्स टूट करके अलग हो जाती है और अलग होकर के इस फॉर्म में आ जाती है, ऐसे ओवल शेप में आ जाती है। क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि किस शेप में होता है प्लेटलेट, का आप बताएंगे ओवल शेप। इस तरह से टूट करके अलग हो जाती है और नए प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। ये है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो शेप अगर पूछेगा तो ओवल शेप मैंने बताया भी है, इधर नहीं दिखाया है, यहाँ मैं लिख दूं। शेप की अगर बात करें तो शेप कैसा होगा? ओवल शेप में होगा। ओवल शेप होगा, ये बात हो गई। नंबर हो गया, ये बात हो गई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नंबर कम हो जाएगा प्लेटलेट का, बीमारी होगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से 3.5 लाख होना चाहिए। कितने दिन में लगभग बन जाता है? नियर अबाउट 7 to 9 डेज के आसपास में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। 7 डेज आसपास। लाइफ स्पैन इसका कितना है? 7 डेज है, ठीक है ना। और इसके घट जाने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी ब्लड क्लॉटिंग वाली हो जाएगी और ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है घटने की प्रॉब्लम को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इतनी बातें आज हम लोगों ने कवर की। हमने क्या कवर किया? हमने ब्लड और उनके कंपोनेंट्स पर कंप्लीट बातें कर ली। ब्लड और उनके कंपोनेंट्स पर कंप्लीट बातें कर ली हैं। आप समझिएगा, ब्लड और उनके कंपोनेंट्स पर हम लोगों ने कंप्लीट बातें कर ली हैं। मैं एक बार फिर से आपको सारी चीजें रिवाइज कर देता हूँ।
पहले हमने पढ़ा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्लड की ओरिजिन पढ़ा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा पढ़ना था, इसमें पीएच पढ़ा, ओरिजिन पढ़ा, स्टडी पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या लिया, इसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़े, जिसमें प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स की बात की। फॉर्म एलिमेंट्स में मैंने इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बात की। फिर हमने बताया इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और वाटर कंटेंट कितना कितना होता है प्लाज्मा में। फिर मैंने बताया इनऑर्गेनिक कंटेंट में साल्ट और मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक कंटेंट में, समझेंगे बेटा, मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक कंटेंट में साल्ट और आयंस क्या क्या होते हैं, आयंस में कौन कौन आयन होते हैं, साल्ट में कौन कौन साल्ट होते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हमने ब्लड प्रोटीन्स पढ़ा, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, तीन टाइप के फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग प्रोटीन के बारे में उनका काम पढ़ा, उनका फंक्शन पढ़ा। और फिर हम लोगों ने इसमें जो है कहाँ पे वो प्रोड्यूस होती हैं, उनकी अकरेंस मतलब प्लेस पढ़ा बच्चों। फिर उसके पहले फिर मैंने फॉर्म एलिमेंट में इरिथ्रोसाइट को डिटेल में बताया, ल्यूकोसाइट को डिटेल में बताया, फिर ल्यूकोसाइट के लिम्फोसाइट को हमने डिटेलिंग की। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फिर थ्रोम्बोसाइट और उसके फंक्शन को मेगा कैरियोसाइट से कैसे डिटैच होकर के, लास्ट में ये वाली बात हमने पढ़ी, ये वाली समझिएगा, कैसे डिटैच होकर के, कैसे डिटैच होकर के, ये देखो आप देख रहे थे कैसे डिटैच होकर के, ये आपका मेगा कैरियोसाइट था, ठीक है ना, ये आपका मेगा कैरियोसाइट था। मेगा कैरियोसाइट से कैसे डिटैच होकर के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यही प्रोसेस हम लोगों ने सीखी। आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय बाबा जी, फिर मिलेंगे।